Yes, sir. ओके सर। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। सर चलो पढ़ाई स्टार्ट करो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। हाँ, तो बेसिकली हम लोग फाइनेंस का क्लास है आज का, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं। इसमें इसको स्पेसिफिकली भी इसको नाम है, इसका चैप्टर नाम भी है। इसको कहीं कहीं रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, जैसे लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे कैश मैनेजमेंट, है ना सर, कि बिजनेस कैश को कैसे मैनेज करते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर कुछ मॉडल्स वगैरह पढ़े थे, यानी कैश कैश को मैनेज करने का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। थ्योरी इन द सेंस कोई, मैंने ऐसा नहीं कि कोई रट्टा लगाने का कोई थ्योरी है, वो बेसिकली एक फार्मूला वाइज कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग वहाँ पर उसके बाद हम लोग कैश बजट कैसे रेडी करते हैं उसके बारे में बातचीत की है। फिर एक फाइनेंस मैनेजर होने के नाते आप कैसे एडवाइस करोगे उसके बारे में बात की। उसके बाद हम लोग मोटा मोटी कैश बजट को कंप्लीट किए, कैश प्लानिंग को, कैश मैनेजमेंट को। अब हम लोग ना, एक अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी वर्किंग कैपिटल का ही एक फैमिली का हिस्सा है। इसमें हम लोग बात करेंगे सर डेटर्स मैनेजमेंट, इसको डेटर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, और क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, इसका एक दूसरा नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड पेएबल मैनेजमेंट। डेटर्स माने किसके साथ कनेक्ट करेंगे, सिनोनिमस क्या है डेटर का, सिनोनिमस रिसीवेबल्स। डेटर का सिनोनिमस क्या है, रिसीवेबल्स। और क्रेडिटर का सिनोनिमस क्या है, पेएबल्स। ठीक है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए, एकदम आम आदमी की भाषा में, कि डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि जिनसे मुझे पैसा मिलेगा उनको कैसे मैनेज करना। इन सिंपल, जल्दी जल्दी कैसे मिले, है ना। लेकिन जल्दी होता नहीं है सर, है ना। आप कोशिश तो कर सकते हो, बट इतना आसान नहीं है। बट हाँ, टारगेट करना चाहिए। आसान तो कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। आसान क्या है, हाँ, खाना। क्या बोला, खाना खाना आसान है। वो भी बचपन में मेहनत लगता था। जब फर्स्ट टाइम हाथ उठा के खाने के लिए बोला था, तब भी पूरा हाथ से खाना अंदर नहीं गया था, आधा बाहर ही गया था। चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि आसान तो कुछ भी नहीं होता, बट इंसान को हमेशा चीजों को इजी करने का कोशिश करना होता है। एक चीज तो मान ही लोगे आप लोग, मैं भी माना अपनी जिंदगी में समय के साथ साथ, कि जब तक किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है तब तक वो चीज डिफिकल्ट ही लगता है। लेकिन जब पता चल जाए तब ऐसा लगता है भाई ये क्या था, है ना। जैसे हम लोग बहुत बार ऐसे होते हैं कि कंक्लूजन खींच लेते हैं। क्या कंक्लूजन है ना, ये नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। और अगर कोई घर के बड़े या फिर आस पड़ोस के कोई सीनियर्स अगर बोल दिया, वो नहीं कर पाएगा भाई, वो तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब तो और गया, है ना। लेकिन एक्चुअली कैरेक्टर का पहचान तब होता है, कैरेक्टर इन द सेंस, मैंने, हाँ, पर्सनालिटीज, ठीक है। कैरेक्टर वर्ड को बहुत लोग बहुत तरह से यूज करता है, मैं इसको यूज करता हूँ पॉजिटिव वे में। कैरेक्टर का पहचान तब होता है, मेरे को सबसे जो एक चीज लगता है, अगर कोई बोल दिया ना कि तुमसे नहीं होगा, वो चीज करने का ज्यादा मन करता है, ठीक है। नहीं होगा ऐसा क्या चीज है, नहीं कर सकते ऐसा क्या चीज है। एक बार एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। झगड़ा माने हेल्दी झगड़ा, तो हाँ, कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ऐसे उस टाइम पे एक्चुअली उन लोगों का एज काफी मेरे से थोड़ा सा कम था, तो इसलिए थोड़ा सा वो लोग, मैंने ऐसे आप लोगों के साथ मेरा काफी डिस्टेंस है, ठीक है। एक स्टूडेंट टीचर वाला सिचुएशंस बन जाता है उन लोग। जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मेरा स्टूडेंट का एज भी ऑलमोस्ट मेरे से हार्डली 2-3 साल छोटा, ऐसा ज्यादातर था, क्योंकि मैं स्टार्ट ही किया था मास्टर्स, ठीक है। पढ़ाना स्टार्ट किया था एम कॉम स्टूडेंट से, ठीक है। लोग धीरे धीरे पढ़ता है, मैं पहले ही पढ़ा, मजाक चला गया। तो उसी टाइम का एक स्टूडेंट था, तो मेरे को बोलता है कि ऐसे दादा दादा करके बात करता है। थोड़ी ना किसी का एज पूछेगा है तुम, है ना, हो सकता है मेरे एज का ही होगा। तो ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का बात चल रहा था, तो उसका कोई भैया है, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो मेरे को बोलता है कि ऐसे कोई वेबसाइट को लेके बात हो रहा था, तो मैं भी उस टाइम पे ना सोच रहा था मेरा एक वेबसाइट हो इस तरह का। तो मेरा उस टाइम पे कुछ था नहीं इस तरह का, तो मैं सोचा कि वेबसाइट है, तो मैं बोला कि तुमको आइडिया है कि वेबसाइट कैसे बनाया जाता है या कितना खर्चा पड़ता है। तो एक जन मेरे को बोलता है कि उसका कोई भैया है, इन्फोसिस या टीसीएस में काम करते हैं। तो बोलते हैं कि मिनिमम वेबसाइट बनाने के लिए 3 से 3.5 लाख का खर्चा है, ठीक है। तो मैं उसको बोला भाई 3-3.5 लाख मिनिमम वेबसाइट बनाने का खर्चा हो ही नहीं सकता, ठीक है।
मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2015-16 का, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा महंगा होता था बिकॉज सबको इतना पता नहीं था, लेकिन 3-3.5 लाख, ठीक है। बोलते तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरा भाई काम करता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। मैं बोली भाई तेरा भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, बट मेरा भी कुछ सेंस है, क्योंकि मैं भी दुनिया का खबर रखता हूँ, लेकिन 3-3.5 लाख नहीं है, ठीक है। मैं बोला कि मिनिमम वेबसाइट, ठीक है, मैं थोड़ी ना बोला कि कोई मुझे मुझे माने अल्ट्रा डायनामिक वेबसाइट थोड़ी है जिसमें जैसे फ्लिपकार्ट टाइप का या फिर पेमेंट सेटलमेंट होगा बहुत सारा। इवन फ्लिपकार्ट को वेबसाइट का भी इतना महंगा दाम नहीं होगा शायद, ठीक है, लेकिन हाँ उन लोगों का दाम होता है क्योंकि सर्वर का बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो ठीक है, मैं अपने लिए सोच रहा था, मैं आइडिया ले रहा था कि भाई अगर किसी को पता है क्या है नहीं है, मैं बोला भाई तू गलत है, ठीक है। तो फिर ना वो बोला कि नहीं नहीं आप हो ही नहीं सकता, ऐसे करके मेरे को चैलेंज किया। फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ कि भाई जो ये तो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, फिर भी मेरे दिमाग में वो एक्चुअली मेरे को ना एक एक बेसिकली पोक कर दिया कि मैं चिंगारी भर दिया कि मैं देखूंगा कि इस वेबसाइट का क्या है। अब वो मेरे अंदर में काम करने लगा, फिर मैं धीरे धीरे वेब उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं होता था, क्योंकि उतना कंटेंट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं। तो मैं बोले ठीक है भाई देखते हैं, ब्लॉग तो होता था ना उस टाइम पे, ब्लॉग था, तो अलग अलग लोग वेबसाइट डेवलप के बारे में ब्लॉग लिखता था। तो मैं धीरे धीरे डिफरेंट चीजें सर्च करने लगा और ब्लॉग आने लगा कि कैसे वेबसाइट बनते हैं, हाउ टू डेवलप वेबसाइट, क्या होता है वेबसाइट में, क्या रहता है नहीं रहता है। तो मैं वेबसाइट को डेवलप करने का पढ़ाई करने लगा, ठीक है। डेली मेरा क्लास वगैरह खत्म होने के बाद डेली रात को चैलेंज लिया वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं तो फिर उसमें मेरे को पता चला कि वेबसाइट नॉर्मल इंसान भी बना सकते हैं। फिर वर्डप्रेस बोल के एक होता है, कंटेंट मैनेजमेंट साइट होते हैं। तो ये जो मेरा वेबसाइट है मैं खुद डेवलप किया, ठीक है। तो बेसिकली फिर उस मैंने एक दिन बोला कि देख वेबसाइट बनाया, हाँ तो हाँ तुम बना लिए। हमने सच में बनाया। इसमें मिनिमम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि सीएमएस में क्या होता है प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होता है। और मैंने कुछ ब्लॉग पढ़ के वहां पर वो लोग ब्लॉग के अंदर ना कुछ बेसिक चीजें कोड वगैरह वहां पर बोल देता है, तो उस कोड को अप्लाई करना होता है। और फिर मैंने बचपन में थोड़ा बहुत डॉस सीखा था, तो प्रोग्राम रन करने का बेसिक चीजें पता था कि कैसे। अभी बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक जोश आ गया था, बोले करेंगे। छह महीना में 3 महीना तक सब प्रैक्टिकल भी पाएंगे। एग्जाम दिए और मैं तो दूसरा खत्म मार्क्स भी नहीं पाया। कौन सा एस्टिमेट लगा सकते, कौन सा एडिट का, कौन सा ग्रेडिंग। ये जो मेरा वेबसाइट है, ये देखो देख रहे हैं सर, ये एडमिन मेरे पास ही है, समझ रहे हैं। हाँ, ये जो मेरा वेबसाइट है इसको मैंने खुद डेवलप किया। आजकल मैं इसको टाइम नहीं दे पाता, इसको एक्चुअली मैं एलएमएस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। एलएमएस माने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टाइप में, इसमें पूरा वीडियोस वगैरह सब कुछ रहेगा। बट आजकल मुझे ना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ये पूरा हाँ आजकल चैट जीपीटी आ गया और आसान हो गया, तो इसमें बहुत सारे इसमें वीडियोस वगैरह सब डाल सकते हैं। सब कुछ है इसके अंदर, ये देखो थोड़ा सा डेमो के लिए मैं यहाँ पर डाल के रखता हूँ। इसमें क्लिक करेगा ना, वीडियो चलेगा, मेरा ही वीडियो चलेगा, नहीं मेरा नहीं चल रहा है, असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरा एकदम एक कंटेंट सिस्टम वाला बना सकते हैं। इसके अंदर ना बहुत सारा मैं पहले पहले काम करता था, आजकल माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से काम कर लेता हूँ, इसलिए हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में उतना नहीं था। इसके अंदर देखो टेस्ट पेपर्स वगैरह अपलोड वगैरह करके रखता था, सब कुछ है। मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ अगर मेरे को टाइम मिले तो। एवरीथिंग जो एक नॉर्मल एक एजुकेशनल वेबसाइट में होना चाहिए, आई कैन डू दैट। हाँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देखो मैंने क्या तीर मार दिया, दैट इज नॉट नॉट माई पॉइंट। आजकल बहुत सारा चीजें हो गई, लेकिन ये 2014-15 के टाइम पे ना बहुत मुश्किल का लग रहा था। इवन मैंने तो ऐसा चैलेंज ले लिया था कि गूगल क्लाउड होता है सर, मैंने अपनी वेबसाइट को आज भी गूगल क्लाउड में होस्ट करके रखा है। क्लाउड मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। गोडैडी वगैरह अलग चीज है, मैं क्लाउड में होस्ट करके रखा है, मेरा वेबसाइट गूगल क्लाउड में है। मैंने उसके लिए अलग लेवल का पढ़ाई करना पड़ता है। मैं एक्सपर्ट नहीं बन पाया, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि अगर इंसान चाहे तो पॉसिबल है। ऐसे ये मेरा मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि असंभव है, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा स्टूडेंट्स का भी बना के दिया था।
इवन रिसेंटली एक स्टूडेंट का बना के दिया, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिल रहा है बोल के, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का काम करता है, उसका बिजनेस का नाम है कुछ एसजी ट्रेडर्स, कुछ ऐसा नाम है। अच्छा, बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। रिसेंटली उसका भी एक, उसका थोड़ा उतना अच्छे से नहीं समय दे पा रहा हूँ मैं, तो मेरा कहने का मतलब है एसजीट्रेडर्स.com बोल के एक बनाया था, ठीक है, बाद में दिखाएंगे, चलो छोड़ो। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक कि पॉसिबल तो सब कुछ है सर, बस इच्छा होना चाहिए, समझे सर। चलो पढ़ते हैं। तो बिजनेस करने के लिए इच्छा होना चाहिए, इच्छा होगा तो हर चीज हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अरे पैसा क्या नहीं, काम करो, पैसा आ जाएगा। हाँ, पापा का नहीं है तो क्या दिक्कत है, पापा का नहीं है तो काम करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा। चलो, स्क्रीन शेयर नहीं है, ये लोग ऑनलाइन में बोला नहीं, अब कुछ देर बाद बोलता, ठीक है, कुछ देर बाद बोलेगा सर शेयर नहीं है, अब मेरे को पता चला कि शेयर नहीं था। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स जो है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है कि हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है कि मार्केट से पैसा को फास्ट फॉरवर्ड नहीं चाहिए, और पेमेंट को क्या करना है, स्लो डाउन करना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। अब चलो मैं इसको ना थोड़ा लिखाता हूँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखाता हूँ, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग फाइनेंस में करते हैं सर। सच कहूँ तो आज के डेट में एक वेबसाइट बनाने के लिए अगर वो प्रॉफिट लगा कर भी करे तो हार्डली 5 से 7 हज़ार टका खर्चा पड़ता है, मैंने मिनिमम मिनिमम एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए, इवन मॉडर्न लुकिंग्स वाला, जिसमें जैसे सरकारी वेबसाइट देखना, मोबाइल में खोलेगा तो नहीं काम करता है, फिर उसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन मेरा वेबसाइट पे तो मोबाइल में खोलो, लैपटॉप में खोलो, हर जगह में काम कर जाएगा, डायनामिक होता है इसका। और एक होता है स्टैटिक टाइप का, जो सरकारी वेबसाइट पुराना दिन का होता है। तो अगर किसी को डायनामिक वेबसाइट भी रेडी करना है ना, आज के रेट में डायनामिक वेबसाइट भी तो 5-7 हज़ार से एक मिनिमम रेडी करके दे सकते ये सब मेरा तो वो 2000 में अपनी वेबसाइट डिजाइन करना मतलब मिनिमम 10,000 हैं। हाँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और ये जब से उस टाइम पे, मैं जिस टाइम पे बना, तो उस टाइम पे गोडैडी वगैरह कुछ नहीं था प्रॉपरली। हाँ, वो तो एक ब्लॉग, वो तो ब्लॉग पेज की तरफ होगा, लेकिन अगर हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने अलग अलग हेड बना के तुम पेज बनाओ। HTML में हो जाता है मिनिमम। रिसीवेबल, अच्छा नहीं, रिसीवेबल मैनेजमेंट पहले थोड़ा, सॉरी, मैं लास्ट दिन बोला था, खुद ही भूल गया। रिसीवेबल नहीं सर, पहले स्लो डाउन के ऊपर लिखा था ना, मैं हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स बोल रहा था। हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। ये ऑनलाइन में सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Techniques to be used in this regard are pointing, centralized payment system, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। मैंने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम पेमेंट करेंगे तो एक ही सिस्टम से, मैंने, मेरा हर जगह से आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब
जैसे मानो मेरा अगर बिजनेस है, डिफरेंट जगह में मेरा ब्रांच है, फिर ये सब चीज नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस के लिए लागू होता है ना। छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी ना ये सब चीज इतना माथा लगाता है, जो बेसिकली हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस बना के पूरा सिटी टू सिटी काम करते हैं, उनके लिए लागू होता है। मानो तुम्हारा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मानो मेरा कोलकाता में हेड ऑफिस है, मुंबई दिल्ली पटना चेन्नई अलग अलग शहर में मेरा ब्रांच ऑफिस है। अब वहां पर भी जो भी मेरा सेल वगैरह हुआ या जो भी मेरा परचेस हुआ, ठीक है, मैंने जो भी परचेस किया अब पेमेंट करना है, तो वहां का जो लोकल्स है वो मानो उस ऑफिस में जाके बोल रहे हैं कि हमें पेमेंट क्लियर कर दो। लेकिन हम रूल बनाएंगे कि भाई हम लोकल ऑफिस से पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे। मेरा रूल क्या है कि पेमेंट जो होगा वो कोलकाता से ही जाएगा, चाहे प्रोडक्ट चेन्नई से परचेस हो, चाहे प्रोडक्ट पटना से परचेस हो, चाहे प्रोडक्ट दिल्ली मुंबई कहीं से भी परचेस हो, पेमेंट क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड, माने कोलकाता ऑफिस से ही जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक पेमेंट नहीं होएगा। इसमें मेरा दो सुविधा है। पहला सुविधा कि पेमेंट इधर उधर से होने से मुझे खबर नहीं मिलेगा, या फिर मेरा मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई इधर से खर्चा हो जा रहा है उधर से खर्चा हो जा रहा है, कर क्या रहा है, इसलिए मैं। हाँ सर। हाँ ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली, हाँ ब्रांच के ऊपर काम करना है, तो ऐसे बहुत केस में बिजनेस ऐसे चलते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है कि मैं हर जगह से मेरा पेमेंट जाने नहीं दूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेंट्रल सिस्टम बना लूंगा। इसमें क्या होगा, मुझे मेरा पेमेंट कहाँ से जा रहा है, मुझे हर चीज का पता एकदम सेंट्रल हेड ऑफिस में बैठ के मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा सुविधा क्या होगा, पेमेंट देरी करके होगा। अगर सेंट्रल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा तो फिर अगर मानो लोकल में अगर जल्दी पेमेंट हो जाता तो शायद मेरे पास कैपिटल का थोड़ा क्या हो जाता, जल्दी शॉर्टेज हो जाता। अगर मैं 2 दिन 3 दिन करके डिले करता रहता हूँ या एक हफ्ता करके डिले करता रहता हूँ, तो एक हफ्ता के लिए मेरे पास वर्किंग कैपिटल बिजनेस के लिए बच जाता है। देना तो है बट जितना देरी करके दे सकते हैं। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। दूसरा है सर पे व्हेन ड्यू। पे व्हेन ड्यू, दैट इज डू नॉट पे अर्ली। डू नॉट पे अर्ली, जल्दी पेमेंट मत करो, एडवांस तो बिल्कुल ना करो। जब ड्यू हो तब करो, जब इनवॉइस भेजे तब करो। सर क्यों? सर बिजनेस के एंगल से सोचो, इसमें क्या सुविधा होता है कि अगर आप देरी करके पेमेंट करते हो, ड्यू में पेमेंट देरी करके, मैंने क्या एक टाइम लिमिट के अंदर, बिजनेस का एक अपना उसूल है ना सर। ऐसा थोड़ी है कि जब मन मर्जी नहीं, एक सिस्टम में रह के। तो अगर आप आर्ली पेमेंट नहीं करते हो, ड्यू डेट पे पेमेंट करते हो या ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करते हो, तो आपको सुविधा अगेन वही है कि आपके पास बिजनेस करने के लिए कैपिटल का फ्लो रह जाता है। आप इंडिविजुअल एंगल से मत सोचो, बिजनेसमैन के एंगल से सोचो। बिजनेसमैन को हमेशा पैसा का फ्लो चाहिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मानो कि मैं एक ग्रोसरी दुकान चलाता हूँ, 2 मिनट के लिए सोचो सर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ग्रोसरी स्टोर चला रहा हूँ। अब ग्रोसरी स्टोर में मैं आलू प्याज नहीं, क्या बिकता है, आटा, है ना, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, ये सब बिस्किट्स पैकेट ये सब बिकता है। अब मानो तुम लोग मेरा कस्टमर हो, ठीक है, अब तुम आए कस्टमर के हिसाब से कि सर हमें, सर तो नहीं बोलेंगे, सर दादा जो भी हो भैया, ठीक है, कि हमें ना 5 kg आटा का पैकेट दो। तुम भी आ गए 5 kg बिस्किट्स का पैकेट दो, तेल पैकेट दो, ऐसा करके। ठीक है, अब जब तुम आए उस टाइम पे मेरे पास स्टॉक नहीं था, ठीक है, 5 kg वाला कुछ भी नहीं था। तो अब मानो पोतोई जो है ये मेरा क्रेडिटर है, उसी टाइम पे आ गया, ठीक है, ए मेरा पेमेंट दो। ठीक है, मैं पोते को बोलता पोते कल देते हैं। अगर मैं पोतोई को पेमेंट कर दिया तो फिर आप लोगों के लिए मैं न्यू परचेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा का शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर एक दिन मुझे पोतोई टाइम दे देता है, लेकिन अब देखो बार बार पोतोई को भी घुमा दूंगा तो फिर पोतोई के आगे से मेरे को पेमेंट, मैंने क्रेडिट में सामान ही नहीं बेचेगा। ठीक है, तो मैं पोतोई को बोलूंगा पोतोई आपको मैं कल पेमेंट करता हूँ, कल शाम को आओ। ठीक है, इन द मेन टाइम मेरे को क्या सुविधा होगा, आज सुबह को जब आप लोग आए उस टाइम पे मैं आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो मंगवा सकता हूँ, मेरा सेल जनरेट हो जाएगा, थोड़ा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। फिर कल जब तुम आओगे तुम्हारा पेमेंट भी होगा, बट मेरे पास अभी भी कुछ पैसा पड़ा रहेगा। तो जस्ट इमेजिन अगर डेली बेसिस में मैं ऐसा करके एक दिन करके डिले करता हूँ तो मेरा पैसा कैसे कॉम्पाउंड होगा, जस्ट इमेजिन करो। अगर मेरा डेली
इस तरह से 1000 टका करके भी 1000 रुपीज करके भी मेरा अगर इस तरह से मैं बचा सकता हूँ, तो 365 दिन में मेरे पास कितना पैसा बच जाएगा। और उसी पैसे को अगर मैं बैंक में रोल करता रहता हूँ, और अगर बैंक मुझे 7 से 8% का इंटरेस्ट देता है, तो क्या होगा मेरा पैसे का। मैंने 3,60,000 और 20-25 हजार, मैंने अप्रोक्स 3,80,000। अगर मेरा फाइनेंस और स्ट्रांग है, और उसी पैसे को अगर मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज में 12% तो कमा ही सकता हूँ। ठीक है, तो 3,65,000 का 12% करो। स्टॉक मार्केट में इससे ज्यादा आता है, म्यूचुअल फंड इससे थोड़ा कम आता है, मैं एवरेज में 12%। ठीक है, मैंने जो 3 लाख 3.5 लाख मेरे पास था, वो मेरा 4 लाख में कन्वर्ट हो गया। जहां पर नॉर्मल में मेरे पास पैसा दिख नहीं रहा था, वही चीज मेरे पास ईयर एंड पे 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है, दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है ये कंपाउंडिंग। छोटा सा ट्रिक्स फॉलो करके बड़े से बड़े बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, बट कैसे करोगे, किस तरह से करोगे। मैनेजमेंट में बहुत लोग सोचते रहते हैं कहां से आएगा कहां से आएगा। अरे भाई चालू तो कर, स्टार्ट तो कर, फिनेंस तो समझ, थोड़ा थोड़ा करके मैनेज तो कर, थोड़ा बात भी करना सीख जा, ताकि तू किसी और को थोड़ा सा समझा पाए कि भाई कल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कल आएगा तो फिर बोलेगा पर परसों देते हैं, फिर अगले से तुमको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना बात भी रखो, दूसरे का भी मान रखो। ठीक है, तुम उनका बात रखोगे तो वो भी तुम्हारा बात रखेगा। इस तरह से बिजनेस एक्चुअली मैनेज होता है। तो टेक इट वेरी सिंपल वे में, ठीक है, समझा कर। सो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, पे व्हेन ड्यू डेट आता है, दैट इज डू नॉट पे अर्ली। और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है सर। अच्छा, और एक चीज है, इवेलुएट द डिसीजन of whether to avail cash discount, of whether to avail cash discount। इसका क्या मतलब है सर। अगर हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो मुझे डिस्काउंट भी मिलता है। नॉर्मली हम एक बार बोले कि अर्ली पेमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर मुझे डिस्काउंट मिले तो कैलकुलेट करके देखना है कि मैं डिस्काउंट लूँ कि ना लूँ। है ना, कई बार मेरा जो क्रेडिटर है वो मेरे को आके बोलेगा जल्दी पेमेंट करने से 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो 2% डिस्काउंट लेके मेरा कैश का फ्लो थोड़ा कम होगा ओवरऑल। तो उसका मुझे हिसाब करना है कि मुझे स्लो डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर फास्ट पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। बहुत वाइटल पार्ट हो गया सर। सपोज आवर सप्लायर offers us the following credit term, credit term। क्रेडिट टर्म कुछ ऐसा है, 2 of 10 नेट 30। दो के नीचे ऐसा, इसका थोड़ा सा ये नॉर्मल डिवाइड की तरह नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग दिखता है। फिर से लिखता हूँ, 2 लिखो /2, 10 लिखो, नेट 30 लिखो। 2/10 नेट 30। समझाता हूँ सर। दिस मीन्स that we are supposed to pay we are supposed to pay in 30 days। 30 डेज एक्चुअली मेरा क्या है, क्रेडिट पीरियड।
एक्चुअल में 30 डेज क्या है मेरा क्रेडिट पीरियड, मैंने 30 दिन का क्रेडिट है। ऑल्सो इफ वी पे इन 10 days, we will get a 2% discount. बात पल्ले पड़ा सर। 2 of 10 नेट 30 का क्या मतलब हुआ? नॉर्मली मेरा क्रेडिट पीरियड 30 दिन का है, 30 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर मैं 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो मेरा क्रेडिटर मुझे 2% डिस्काउंट देगा मेरा पेमेंट के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तो देता ही रहता है इस तरह का हिसाब। हाँ सर, Yes, sir. Yes, sir. चाहे सरकारी इलेक्ट्रिसिटी हो या प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम, मैं तो ये तो सरकारी है, इसका तो मैं सरकारी करता हूँ WBSCDCL। बट ये जैसे वो VIP के उस पार रहता है, उसका क्या है CAC है ना। जो लोग सॉल्ट लेक में रहते हैं उनका भी CAC, जो लोग लेक टाउन में रहते हैं उनका भी CAC। बट ये केस्टोपुर का पॉकेट या फिर ये बागुएडी वगैरह ये सब WBSCDCL सरकारी है। तो कुछ एरिया में थोड़ा सा सब तुम भी खाओ मैं भी खाओ इस तरह का चल रहा है। ऐसे तो ये सब में CAC हो जाना चाहिए, CAC का सप्लाई सर्विस बहुत अच्छा है। WBS एक्चुअली क्या है कि ये सब पहले कोलकाता का पार्ट नहीं था, ठीक है। हाँ, ये सब कोलकाता का पार्ट नहीं था। जब कोलकाता बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गया तब इन लोग इस बहती गंगा में भीड़ हो गया। सस्ता जगह है, लोग आके घर बनाया, फ्लैट उठाया, रहने लगा। नहीं तो प्लान टाउनशिप नहीं है ये सब, ठीक है। ये सब कोलकाता के सबब से, मेन कोलकाता का सबब समझते हो, माने जो मेन सिटी के एकदम साइड में सबसे, जैसे केस्टपुर कोलकाता का सबसे क्लोज माने पड़ोसी था। अभी नहीं लगता है, लेकिन जब मेन कोलकाता था उसका सबसे नियरेस्ट अगर कोई टाउन था तो वो केस्टपुर उसमें से एक। क्योंकि कोलकाता एक्सटेंड हो चुका था वो लेकटाउन वगैरह तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये सब जगह था, ठीक है, लेकिन कंप्लीट तरीके से नहीं था। तो जब कोलकाता प्लान किया गया था तब ये सब को कोलकाता के अंदर नहीं लिया गया। माने इतना लैक ऑफ सोच है इन लोगों का कि शहर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। एयरपोर्ट तो इधर बनाया, तो जहाँ जब तक एयरपोर्ट है तब तक तो पूरा प्लानिंग हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये लोग प्लान ठीक से नहीं किया, ठीक है। इसलिए जब प्लान सिटी बनाता है तो इलेक्ट्रिसिटी लाइन को नीचे से लगाता है। जैसे CAC का इलेक्ट्रिसिटी मिट्टी के नीचे से है, और जो WBSC का है सरकारी है ओवरहेड से है, ठीक है। इसलिए इसमें देखना कभी कभी लाइन आना जाना होता रहता है। लेकिन अगर CAC का सर्विस जो है वो मिट्टी के नीचे से है तो बार बार आना जाना नहीं करता है। चलो, ये सब आपको नॉलेज देने के लिए बोल दिया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी एक्चुअली, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कौन है, डेटर्स है ना। तो वो भी चाहेगा कि डेटर्स उसको जल्दी पे करे, है ना। तो जल्दी पेमेंट करने के लिए वो हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है। बस उसी का एक हिसाब किताब इधर भी आ गया। वो भी तो बिजनेस ही करता है रे बाबा। CAC तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। कौन सा बिजनेस किसका है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, जानते हो। लखनऊ का टीम किसका है, लखनऊ सुपर जायंट्स बोल के IPL टीम नहीं है। हाँ, Yes, sir. कौन है उसका मालिक, लखनऊ टीम है कि नहीं। लखनऊ का मालिक जो है वही है कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का मालिक। फुटबॉल के एंगल से भी है, फुटबॉल में ISL होता है ना, ISL जानते हो, फुटबॉल नहीं देखता। क्रिकेट देखता है। फुटबॉल में जैसे कोलकाता कोलकाता का जो टीम है उसका नाम क्या है। सुनील छेत्री। हाँ हाँ, कोलकाता, सुनील छेत्री तो फुटबॉल का कैप्टन है, लेकिन कोलकाता का जो टीम है जो ISL होता है, इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो ये CAC का मालिक का नाम है सर संजीव गोयनका, इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ कोलकाता, ठीक है। संजीव गोयनका का कंपनी है CAC, और वही लखनऊ का मालिक भी है। कोलकाता में दो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है मेनली, और लीडर भी अच्छा है मैंने बिजनेस लीडरशिप में। इसलिए थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल है, हाँ। 80% 80 से 85% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में थर्मल ही है। हार्डली 10 से 15% पहाड़ी है, पहाड़ी में हाइड्रो वाला है, जैसे इन लोगों के उधर थोड़ा बहुत है, ठीक है। कश्मीर में थोड़ा सा है, जहां पर
हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए तुम्हें वाटर का बहुत ये चाहिए, फोर्स चाहिए। पहाड़ी एरिया में नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। राजस्थान में जैसे सोलर पावर का बहुत यूज हो रहा है। थर डेजर्ट में एक सोलर प्लांट लगाया गया है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी सिस्टम है, जो अदानी ने लगाया। और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन भारत के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो बहुत ही छोटा दिख रहा है। अगर ये कोई दूसरा नेशन होता तो शायद वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से एक देश चल जाएगा, लेकिन भारत के केस में ये सब यूरोप या बैंगलोर या झूला वगैरह नहीं होता, मतलब कैसे होता है, मतलब जहाँ पर वो झूला वगैरह होता है, फैंटेसी पार्क हाँ 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 वो वहाँ पर जहाँ मेरा स्कूल में गया था बच्चे लोग, हाँ वहाँ पर सारा झूला सोलर पावर से सोलर पावर से चलता है। एक भी इलेक्ट्रिसिटी वाला सोलर पावर से नहीं है। अब गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है कि सोलर पावर डेवलप हो, सोलर पावर डेवलप हो। सोलर पैनल गवर्नमेंट काफी सब्सिडाइज रेट में लोगों को दे भी रहा है कि आप घर के छत पे लगाओ। हाँ, इकोनॉमी बेसिकली इसमें दो फायदा है। एक तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, सेटअप कॉस्ट बहुत हाई है। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या है, सेटअप कॉस्ट जो है सरकार ले लेता है, उसका भी सेटअप कॉस्ट हाई है, लेकिन वो सरकार मैनेज करता है तो हमें दिखाई नहीं देता। और सोलर पैनल के केस में सरकार सेटअप नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल को करना है। अब किसी को तुम बोलोगे 3 लाख टका से 4 लाख टका से घर पे सोलर पैनल लगाने में, नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, भाई ठीक है भाई रहने दे। 3-4 लाख टका एक बार खर्चा करने से मोटा मोटी एक बिल्डिंग का हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सर। इंडिया अपकमिंग 25 ईयर्स में बहुत कुछ अचीव करने वाला है, बहुत कुछ अचीव करने वाला है। बस देखते रहो और मेरा बात को लिख के रखो, फिर आप लोग मेरे को विजनरी बना देना। डॉक्यूमेंट रहेगा, वीडियो कर रहा हूँ तो ठीक है। जैसे वो यूट्यूब में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे नास्ते दमस, नाम सुने हो? नास्ते दमस के बारे में नहीं सुने? क्या बोलते हैं सर, जो बोलता है कि माने फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है और वो सही हो जाता है। उसका उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं तो हिंदी में उसको नास्ते दमस, हाँ एस्ट्रोलॉजर टाइप्स, हाँ भविष्यवाणी करते हैं। फॉरेनर्स है, उसका डेथ हो गया है, या हाँ डेथ हो गया है, क्या नास्ट्रोडामस ऐसा करके नाम है। मैं तो उसको हिंदी में थोड़ा सा अपने हिसाब से बोलता हूँ नास्टेडामस, बट उसका नाम कुछ ऐसे नास्ट्रोडामस ऐसा कुछ है। ठीक है, आप लोग गूगल करना, बहुत वीडियोस है उसका। वो बहुत जगह में क्या क्या बोला है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है कि नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत सारा मैंने वर्ल्ड के इवेंट्स के बारे में उसने बोल के गया है। और जो बोला है वो सब कुछ एकदम, हाँ मैंने ये मॉडर्न डे में, हाँ हाँ देखे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर थे, जैसे विवेकानंद, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, वो सब मैच किया है। ऋषि अरविंद, ठीक है, ऋषि अरविंद के बारे में एक फैक्ट्स है, आप लोग सुनेंगे तो मैंने चौंक जाओगे। ऋषि अरविंद जिन्होंने ये सी इंस्टीट्यूट का लोगो भी उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है, जान लो सर। तो ऋषि अरविंद जो एक्चुअली फ्रीडम फाइटर थे, बाद में उसको ब्रिटिश लोगों ने काराबंदी कर लिया था, तो जेल में एक्चुअली वो बेसिकली लोगों को इतना ज्यादा जगा देता था, इसके चक्कर में उसको जेल कर दिया था। वो लड़ता नहीं था, लेकिन लोगों को लड़ाई करने के लिए और उन्हीं लोगों को जेल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऋषि अरविंद जब जेल में था तो धीरे धीरे ना वो वार सिचुएशन भूल के, मैंने वार सिचुएशन उसको सब पता था, लेकिन वो धीरे धीरे ना मैंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा, उसका नाम इसीलिए ऋषि है बिकॉज वो साधना जानते थे। तो उसको साधना में कृष्ण भगवान का साधना करते थे। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान का साधना तो बहुत हाई लेवल साधना हो जाता है। सिर्फ कृष्णा कृष्णा करने से तो बस वो एक नॉर्मल हम हमारे लिए, जो ओरिजिनली कृष्णा को समझेगा वो माने इस जिंदगी से बाहर ही चला जाएगा। सीरियसली, जो हम लोग आम आदमी लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बस वृंदावन में जाके नाचने से ही नहीं होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान का जो भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि इंडिया 15 अगस्त में इंडिपेंडेंट, एग्जैक्ट डेट बोल दिया था। सीरियसली, इसका डॉक्यूमेंटेड है, वो किताब में लिख के किया था
इंडिया 15 अगस्त में इंडिपेंडेंट होगा, ये पूरा एग्जैक्ट डेट बोल दिया था। हाँ 1947 15 अगस्त, ये पूरा बोल के गया। सुनने में लोगों को लगेगा चमत्कार है। और 1902 में विवेकानंद जी का डेथ हुआ था 1902 या 03 में। विवेकानंद जी जब 1897 में चिकागो के बाद जब पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, उन्होंने उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट्स में लिख के रखा है, उसका किताब तो मैं भी पढ़ा, विवेकानंद का खुद का लिखा हुआ। उन्होंने पूरा डायरेक्टली बोल दिया कि आज से ठीक 50 साल बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो। ये 1897 में विवेकानंद लिख रहा है, आज से ठीक 50 साल बाद इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। और 1897 से 1947 50 ईयर्स। और उसके बाद ये भी लिखा कि उसके ठीक 50 साल बाद इंडिया अगेन राइजिंग होगा। जस्ट इमेजिन, 1947 से 50 ईयर्स देख लो, 1998 99 के बाद से इंडिया का जो दुनिया भर में नाम फैलना चालू हुआ उसी टाइम से। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसे लोग नहीं है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल देता है। चलो, एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट, कैलकुलेशंस में दिमाग लगाते हैं। सॉरी सर। मैंने यहाँ पर हम लोग ये हिसाब लगाने जा रहे हैं कि अगर हम डिस्काउंट नहीं लेंगे तो मेरे को कितना खर्चा पड़ जाएगा। हम लोगों ने ये हिसाब देख लिया कि 2% डिस्काउंट मिलता है ना, अगर हम 10 दिन में देते हैं। E डिवाइडेड बाई 100 माइनस D इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 11। समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, समझाता हूँ। यहाँ पर D का मतलब है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 इंटू 365 बाई गैप। ये गैप क्या है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, आप मुझे इतना बता दो सर, आपको डिस्काउंट कितना का ऑफर किया गया? 100 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 365। अब ये गैप क्या है सर? 30 दिन और 10 दिन के बीच में, यानी अगर आप आर्ली देते हो कितने दिन के अंदर दोगे? 10 दिन में। और अगर आपका नॉर्मल पीरियड कितना है? 30 डेज, तो 30 माइनस 10, दिस इज गैप। तो प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताइए, 2 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 20। वेरी गुड सर, 37.24%। अब ये 37.24 ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, अब इसका हिसाब क्या होता है देखो। दिस शुड बी compare with the firm's cost of funding। इसको कंपेयर करना है फर्म की कॉस्ट ऑफ फंडिंग के साथ। फंडिंग कॉस्ट से कैसे कंपेयर करेंगे? चलो कुछ केस जनरेट करते हैं। केस 1, इफ फंडिंग कॉस्ट से 9% is less than 37.24%। मैंने अगर मेरा बिजनेस पे फंड करने का खर्चा 9% है, तो ऑब्वियसली 37.24 से मेरा 9% कम है, ये तो दिख ही रहा है सर, है ना। देन वी वुड avail the discount। फंडिंग कॉस्ट समझ रहे हो ना? आपने पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए कितने दाम पे उसको फंड किया था, मैंने बेसिकली आपने अपने दुकान में कुछ सामान लगाया और उस सामान को सपोज 1 लाख टका में आपने उसको कॉस्ट मैंने फंड किया। अब 1 लाख टका का प्रोडक्ट के लिए तुम मानो इंटरेस्ट भी भर रहे हो 9%, तो आपका फंडिंग कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 1 लाख का 9%, है ना। और आपका ये जो 37.24 है, ये क्या है सर? ये 37 जो है ये एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे तो मेरा एनुअल कॉस्ट पड़ जाएगा 37.24%।
मैंने डिस्काउंट अगर लेता मैं तो 37.24% मेरा कॉस्ट कम हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं डिस्काउंट नहीं ले रहा हूं तो मेरा कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, 37.34%, सॉरी 24%। डिस्काउंट अगर मैं नहीं लेता हूं, क्या बोला मैंने, एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट ना लेने के कारण मेरा कॉस्ट जितना हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा बोलने कि अगर मेरा फंडिंग कॉस्ट से 9% है और मेरा नॉट अवेलिंग डिस्काउंट अगर 37.24% है, तो क्या मुझे डिस्काउंट लेना चाहिए? हाँ, if funding cost say 9% is less than 37.24%, तो you would avail the discount, અને मेरा फंडिंग कॉस्ट कमती है कंपेयर टू माय नॉट अवेलिंग डिस्काउंट कॉस्ट। तो अगर मेरा फंडिंग कॉस्ट कम है और नॉट अवेलिंग डिस्काउंट कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर हमें डिस्काउंट लेना चाहिए। लेकिन अगर ये उल्टा होता है, केस 2, if funding cost is 40%, if funding cost 40%, say 40%, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए लिखो say 40% is greater than 37.24, सो हम लोग क्या बोलेंगे, we should not avail discount, and that is we should pay at the 30th day, we should pay on the 30th day, मैंने एकदम लास्ट डेट में पेमेंट करूंगा, है ना, क्योंकि मेरा फंडिंग कॉस्ट ज्यादा है। डिस्काउंट ना लेने का जो मेरा एनुअलाइज्ड कॉस्ट है उससे मेरा फंडिंग कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर फंडिंग कॉस्ट ज्यादा है तो मैं फालतू में माथा खराब क्यों करूं, है ना, फालतू में माथा खराब क्यों करूंगा। उससे अच्छा है कि मैं डिस्काउंट ना लूं और एकदम लास्ट डेट पे करूं। अगर मेरा डिस्काउंट लेके मेरे को फायदा होता, जैसे कि मेरे पहले केस में हुआ है कि मेरा फंडिंग कॉस्ट पड़ रहा है 9% और मेरा एनुअलाइज मैंने डिस्काउंट ना लेने का खर्चा पड़ रहा है 37%, तो ऑब्वियसली मुझे डिस्काउंट ले लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है सर? बोलो क्या समझ में नहीं आया? फंडिंग कॉस्ट क्या हो? फंडिंग कॉस्ट माने आप अपने बिजनेस को जो फंड दिया, जो जो लिया, उसके पीछे आपको अगर कुछ इंटरेस्ट चल रहा है तो उसी चीज को यहाँ पर फंडिंग कॉस्ट बोला जा रहा है। नहीं समझा? ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या होता है, मानो कि अगर मेरा फंडिंग में जितना खर्चा हो रहा है, अगर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है तो मैं जल्दी पेमेंट करूंगा। अब जल्दी पेमेंट करने से मेरा पैसा का फ्लो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मेरा फंडिंग कॉस्ट हाई है और मेरा डिस्काउंट ना लेने के कारण मेरा जो खर्चा पड़ रहा है वो 37% है, तो फिर मैं 40% मेरा तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर मैं डिस्काउंट लेके क्या करूंगा। इससे अच्छा मेरा धीरे धीरे पेमेंट होगा। लेकिन मानो कि मेरा फंडिंग कॉस्ट सस्ता चल रहा है, मैंने डिस्काउंट अगर मैं अवेल करता तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं डिस्काउंट लेने से भी मेरा फंडिंग कॉस्ट इतना सस्ता पड़ा, 9% मेरा फंडिंग कॉस्ट पड़ रहा है, डिस्काउंट लेने से सुविधा ही हो जाएगा मेरा। और जहां पर अगर मैं डिस्काउंट नहीं लेता तो मेरा पड़ जाएगा 37.24%, है ना। तो मैं क्यों 37.24% एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा, उससे अच्छा डिस्काउंट ले लेते क्योंकि इसमें मेरा खर्चा कम है। बेसिकली क्या होता है बहुत केस में, मानो हम लोग वर्किंग कैपिटल रेज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन भी मार्केट से उठाते हैं। तो अगर मानो लोन लेके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट अगर कमती है, ठीक है, और दुकानदार मुझे डिस्काउंट का ऑफर तो कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट का ऑफर को जब मैं एनुअलाइज कन्वर्ट करता हूँ कि 2% करके, ठीक है, जैसे 2% करके 10 दिन में पेमेंट कर दिया, तो इसका एक कॉस्ट एनालाइज करना पड़ता है कि ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी पेमेंट कर दिया तो जल्दी पेमेंट कर देने से मेरा पैसा का फ्लो तो चला गया ना मेरे पॉकेट से। अब वो पैसा अगर मेरे पास होता, ठीक है, तो मैं उसको बिजनेस में फ्लो कर सकता था। मैं आप लोगों को एक साधारण एग्जांपल दिया था, है ना, कुछ देर पहले एक साधारण एग्जांपल दिया था। तो उस पैसे का फ्लो करके अगर मुझे ज्यादा रिटर्न आ जाता, है ना, तो फिर मैं क्या करता, डिस्काउंट नहीं लेता, है ना। लेकिन मानो कि वो फ्लो करके मेरा रिटर्न उतना नहीं आएगा, तो फिर उससे अच्छा डिस्काउंट ले लेना चाहिए। आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल समझो
कि मेरे बिजनेस को फंड करने के लिए जो कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर वो कॉस्ट मेरा डिस्काउंट एबल ना करने का कॉस्ट से अगर कम है तो मुझे डिस्काउंट लेना चाहिए, और अगर मेरा फंडिंग कॉस्ट मेरा डिस्काउंट ना लेने के कारण के कॉस्ट से अगर ज्यादा है तो मुझे डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। इतना सिंपली आप चीज को ये मैंने समझने का कोशिश करो। फिर आगे आगे मैं और चीज आपको दिखाता हूँ, आप चलो देखो। बेसिकली खर्चा अगर मेरा ज्यादा निकलेगा उससे अच्छा है धीरे धीरे पे कर, और अगर करके मेरे को कुछ फायदा है तो जल्दी पे कर। उसके लिए आपको कॉस्टिंग थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक्चुअली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे यहाँ पर कॉस्टिंग एंगल से नहीं सोचेंगे, जस्ट एनालिटिकल एंगल से सोचेंगे मेरा कॉस्टिंग क्या है। तो एग्जाम क्वेश्चन में क्या कर देता है, दे देता है कि अगर ये 9% है या 10% है या 14% फंडिंग कॉस्ट है तो आप डिस्काउंट लेंगे कि नहीं। बस ये कंपैरिजन आपको दिमाग में रखना है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखो और इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कुछ क्वेश्चन है इधर, ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे ही क्वेश्चन इधर कुछ दिया हुआ है, अब बाद में देखते हैं, या तो होमवर्क में दे देंगे घर पे करना। पहले कुछ पॉइंट लिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वी नो दैट cash requirement of a farm farm क्या होगा, ईज होगा कि आर होगा, आर होगा ना, आर ईज होगा। The cash requirement of a farm is highly volatile, highly volatile, highly volatile माने वैरी करता रहता है कि अभी ज्यादा लगेगा फिर बाद में कम लगेगा। ठीक है, फ्लक्चुएट करता है। आप लोगों को दिखाया था, याद है एक दिन वो ऐसे करके करके दिखाया था कैश कैश मैनेजमेंट के टाइम पे। तो बिजनेस का जो कैश का रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हाँ, एमओ, मिलर, ये क्या नाम है उसका, मिलर एंड ओवर मेथड, वेरी गुड। हाईली वोलेटाइल होता है नॉर्मली। सो व्हेन firm has excess cash, it implies huge opportunity cost. In terms of interest forward. Firm should invest in a portfolio of marketable securities. Firm should invest in a portfolio of marketable securities. The guiding principle of such investment are
सेफ्टी, ये बुलेट है, बुलेट, आर के बाद बुलेट, सेफ्टी, मैच्योरिटी एंड मार्केटेबिलिटी। सेफ्टी, मैच्योरिटी और मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी शब्द का मतलब होता है क्विक कन्वर्जन। मैंने इसका क्या मतलब निकला, कहना ये चाह रहा है सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैंने ये चीज हम लोग मिलर और मॉडल में भी थोड़ा सा देखे हैं कि we know that cash requirement of a firm is highly volatile. So when firm has excess cash, it implies huge opportunity cost in terms of investment for one. Firm should invest in a portfolio of marketable securities. The guiding principles क्या है? Safety, maturity and marketability. कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो जाए तो आप उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यूज करें। दैट मीन्स एक्सेस कैश को चुपचाप फेंक के रखने से अच्छा है, चुपचाप मैंने इधर उधर पड़ा रहने से अच्छा है आप उसको बिजनेस पे यूज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ऐसे जगह में डाल दो ताकि आपका बेसिक लेवल में एक इंटरेस्ट अर्निंग होता रहे। इसमें आप थोड़ा रिस्क लेके ऐसी जगह में भी डाल सकते हो जो थोड़ा हाई रिटर्न दे सकता है, बट हाई रिटर्न हाई रिस्क के साथ भी आता है। और यहाँ पर कोई 5 लाख 10 लाख का बात नहीं होता है सर, करोड़ों का खेल चलता है। और करोड़ों रुपया डूबता है तो बाद में दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर एक चीज बताया जा रहा है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। एक फाइनेंस मैनेजर अपने बिजनेस की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमेशा सोचेगा इतना भी बड़ा स्केल्स में रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो रिस्क अगर बाद में कुछ इधर उधर हो, जैसे स्टॉक मार्केट एक बहुत ही हाईली वोलेटाइल एरिया है। जैसे कल स्टॉक मार्केट में बहुत भयंकर चीज होने वाला है, यानी बहुत ही एक अच्छा डिसीजन होने वाला है, लेकिन वो मार्केट को इम्पैक्ट दे सकता है। कल क्या है, कल फेड का रेट कट है। फेड का रेट कट क्या है, जैसे हमारे देश में आरबीआई का रेट कट होता है ना, वैसा अमेरिका में जो उनका हेड ऑफ द बैंक है उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व। ठीक है, तो फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, इवन एक्चुअली क्या है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। तो जब अमेरिका 4 साढ़े 4 साल बाद रेट कट कर रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट कट का मतलब यही है कि अगर अमेरिकन बैंक रेट को सस्ता करेगा तो ग्लोबली जो फाइनेंस फर्म है उनके पास पैसा का फ्लो बढ़ेगा, माने इजी लोन मिलेगा उनको। और इजी लोन मिलने से उनका पैसा दुनिया भर में अलग अलग देशों में इन्वेस्ट होगा। और इंडिया ऑब्वियसली सबके लिए हॉट डेस्टिनेशन है। क्या डेस्टिनेशन है? हॉट डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में भी सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट होता है। दुनिया में सबसे हाईली रिटर्न देने वाला बड़े कंट्रीज के बीच में इंडिया ही है। चाइना का रिटर्न अभी थोड़ा सा स्लो पड़ गया है। चाइना का सबसे ज्यादा ग्रोथ चला था 2000 से लेकर 2010-15 तक। ठीक है, लेकिन रिसेंटली चाइना थोड़ा स्लो में है, बिकॉज चाइना क्या है, सैचुरेशन हुआ है थोड़ा सा, मैंने जो करना था वो बहुत ज्यादा ही कर लिया, डेवलपमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, हाँ दैट्स ट्रू। ठीक है, डेवलपमेंट कुछ ज्यादा हो गया। अब ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद ना उसमें इन्वेस्टमेंट का ग्रो नहीं है। आप किस कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करोगे? जो कंपनी ऑलरेडी बिल्डअप हो गया ऐसे कंपनी में बिजनेस पैसा लगाओगे, या फिर जो कंपनी आपको लग रहा है कि अगला 5 साल में 10 साल में बहुत ग्रो करने वाला है, किस में पैसा लगाने से आपका पैसा बढ़ेगा? बिजनेस ग्रो होने की इसलिए हम सुना मैं बोल रहे हैं कि जब वॉलनट कंपनी जो है जब वो बना, उसने एक साल जो उसने पैसा लगाया, अगर उस समय 1-2 लाख भी लगाते तो आज उसका वैल्यूएशन कम से कम करोड़ों रुपया होता। ऑब्वियसली, तो उस समय अगर हम कोई कंपनी में लगाते तो करोड़ों होता। एग्जैक्टली, तो उसी प्रकार से आने वाला कंपनी जो ग्रो करेगा उसको पैसा लगता है कि उसके बाद करोड़ों रुपया। समझ में सर? नॉर्मल जो बना हुआ कंपनी है वो आपको जो रिटर्न जनरेट करके देगा वो कैसे रिटर्न देगा? एक एवरेज रिटर्न देगा। लेकिन जो कंपनी अभी तक बना नहीं है लेकिन वो उसका हाई पोटेंशियलिटी है, वो आपको बहुत रिटर्न दे सकता है और आपको बेसिकली खुद भी रीच होगा और आपको भी बहुत भयंकर रीच बना के छोड़ेगा। हाँ, जिसका लिस्टिंग हुआ है वो हमको लग रहा है कि 5 ग्रोथ हाई पोटेंशियल दे सकता है। 1000 के आसपास चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में भी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो एग्जैक्टली कि बिजनेस हमेशा क्या चाहेगा कि ऐसे जगह में पैसा लगाए जिसमें ग्रोथ हो, लेकिन इसमें आपको एक एडवाइस दे रहा है
कि भाई एक्स्ट्रा पैसा होने से ऑब्वियसली पैसा को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखो, लेकिन सेफ्टी मोस्ट प्रायोरिटी वाला चीज है। मैंने ऐसे जगह में पैसा मत लगाओ जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। जैसे कल का मार्केट जो स्टॉक मार्केट में कल होने वाला है, मैं मार्केट के क्लास में ही बोला, और आप लोग फाइनेंस के क्लास में आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब मार्केट से कनेक्टेड है, फाइनेंस का चीजें, कि कल का मार्केट इतना वोलेटाइल हो सकता है कि मार्केट रेट कट अगर अच्छा मैंने ज्यादा करता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली भी ले सकता है। और इसके साथ साथ इसमें एक नेगेटिव वातावरण भी बना हुआ है कि अगर ज्यादा रेट कट है इसका मतलब ये भी है कि इतना ज्यादा रेट कट कर रहे हैं क्या, हालत बहुत खराब है क्या। मैंने एक्चुअली अमेरिका में जॉब क्रिएशन नहीं है, प्रोडक्शन डिटोरिएट किया है। तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो ये बेसिकली ये छवि भी दिखाते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है इसलिए करना पड़ रहा है। तो ये बहुत लोगों को थोड़ा सेंटिमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दो तरफा सिचुएशंस बना हुआ है, या तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली ले लिया या फिर मार्केट इसको बहुत नेगेटिवली ले लिया। इस कारण कल क्या होगा, मार्केट बहुत इधर उधर हो सकता है। आज बुधवार रात कब होगा, कल रात, बुधवार रात माने आई थिंक आज ही हो जाएगा, 18 तारीख को है, 18 तारीख माने कल ना हो जाना है, आज ही रात माने जब हमारे यहाँ पर मार्केट खुलेगा, देखना पड़ेगा अमेरिका में किस टाइम पे डे होगा, उसी टाइम पे डिसीजन लेगा ये। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा कहने का मतलब है कि तो ऐसे मार्केट में पैसा लगाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये सेफ्टी नहीं है। ठीक है, आप ऐसी जगह में पैसा लगाओ जहां पर आपका पैसा सेफ है, जहां पर आपका पैसा प्रॉपरली टाइम पे मैच्योर करेगा और जिसका एक क्विक कन्वर्जेंस भी। ठीक है, आप ढूंढो, एज ए फिनेंस मैनेजर ढूंढो, ठीक है, कि कौन से जगह में पैसा लगाने से मैं कोई कन्वर्जन कर सकता हूँ, मैंने इजीली मेरे इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इजीली मैंने प्रॉपर टाइम पे मैच्योर हो और सेफ्टी भी बना रहे। ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, गिवन दीज थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल्स, टिपिकल investments are typical investments are ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, सरकारी होता है, इशूड बाय गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट issued by bank, issued by bank, commercial paper issued by company, issued by सॉरी बैंक नहीं, लास्ट में लिखो कंपनी, हाँ, issued by company। तो बेसिकली ये दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर चॉइस, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स कौन इशू करेगा, इशूड बाय कंपनी। इसमें और एक चीज लिखो, ठीक है इतना चलेगा। ये जो कॉमर्शियल पेपर है इसका एक चीज क्या है, इसमें एक चीज लिख सकते हो कॉमर्शियल पेपर में, एक एरो देके, हाईएस्ट रिटर्न एंड हाई रिस्क। और ये जितना चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखाया इसके बारे में और एक चीज लिख लो साइड में, ऑल थ्री आर शॉर्ट टर्म जीरो कूपन सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म जीरो कूपन सिक्योरिटीज, that is issued at
a discount and redeemed at par. Redeemed at par. तो थोड़ा देखो, जरा प्रैक्टिकली देखो चीजों को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ फाइनेंस कह रहा हूँ, मैं तो बस जरिया हूँ। आपको इतना मैंने बता दिया कि आपके पास एक्सेस कैश होने से आपको क्या करना चाहिए, और उसको ऐसे जगह में डालना चाहिए जो सेफ्टी हो, प्रॉपरली मैच्योर हो और कोई कन्वर्जन। जैसे आप इधर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आरबीआई की वेबसाइट में आ गया, इसमें मैं मार्केट ट्रेंड में क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने मार्केट ट्रेंड में क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, सरकार का कुछ यहाँ पर टी बिल्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टी बिल्स। करेंटली ये रेट चल रहा है सर, एकदम मैं आपको करंट एकदम लाइव चीज दिखा रहा हूँ, जो करंट है, कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ। किताब तो अपडेट नहीं होता, ये रेगुलर अपडेट होता है। टी बिल्स का मतलब है ट्रेजरी बिल्स। अब आपको अगर मानो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन आप पैसा को बहुत दिनों के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास ऐसा लग रहा है कि अभी अगला 3 महीना मेरा कोई बिजनेस का जरूरत नहीं होगा, तो आप एक काम करो ना, सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए सरकारी चीजों में पैसा डालो। 91 डेज टी बिल्स, मैंने 91 डेज के लिए आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है एक्स्ट्रा पैसा लगा दो ना। 6.64% में 91 डेज के टी बिल्स, आपका पैसा का एक ग्रोथ होता रहेगा। अगर 1 करोड़ का 6% कितना होता है? 6,64,000। अगर आपके पास 1 करोड़ है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अभी कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो अब ये 6,60,000 को छोड़ दोगे, वो भी 91 डेज के बाद आप इसको उठा सकते हो। तो 91 डेज में 6 लाख 7 लाख अगर तुमको आ जाता है, क्या खराब है? कोई कन्वर्जन भी है, समझे कि नहीं? सर लोग लेता है क्या? अरे हाँ, तभी तो चलता है। हाँ हाँ, मिनिमम अमाउंट होता है, वो बता देते हैं। मिनिमम 5 लाख 10 लाख से किया जा सकता है। 182 डेज का भी होता है, 364 डेज का भी होता है। 91 days, 3 months, मतलब almost 3 months. हम्म 3 months में 3.64%. हाँ, वो एनुअल बेसिस पे रेट जो है, वो एनुअल बेसिस पे। हाँ, ये जो रेट है ये 3 मंथ का रेट नहीं है, ये पर एनम रेट है। माने एनुअल रेट 6% है, अब उसका 3 मंथ का जो हिसाब होगा, मैंने तुम लोगों ने हिसाब किया उसको पर एनम बेसिस में, लेकिन उसको तुम्हें अल्टीमेटली 3 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इंटरेस्ट रेट को 3 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने क्वार्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आपको मिलेगा। ये रेट जो है ये पर एनम वाला है। तब तो बहुत भयंकर बात हो जाता, 12%, 18%, तब तो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते ही नहीं। हाँ, 3 महीने में एक लाख 2 लाख आ जाएगा। अगर तुम साल भर रखते हो तो तुमने जो अमाउंट बोला वो आ जाएगा। जब साल भर रखना है तो फिर तुम 364 पे जाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ा रेट ज्यादा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में चलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, इसमें रेट थोड़ा सा हाई है। अब बोलेगा सर बैंक में भी तो रख सकता है। हाँ सर, बैंक में भी रखते हैं, जैसे हमने बोला ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वो भी तो है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम करने से सरकार भी तो आपको सुविधा देता है। सरकार को भी तो पैसे का जरूरत होता है ना, तो अगर आप सरकारी फंड में पैसा जमा करोगे तो सरकार को भी बहुत पैसा मिलता है, तो वो भी अपना काम के लिए जो जरूरत का पैसा होता है वो आपको लेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेके फिर उस पैसे से स्टेट का जो भी काम है करते हैं, फिर बिजनेसमैन को रिटर्न कर देते हैं। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट करता है। समझा कुछ? मैं आप लोगों को एक डेटा शेयर करूंगा, लास्ट 40-50 सालों में इंडिया का कौन सा स्टेट कितना ग्रोथ किया है, नेशनल एवरेज से कितना ज्यादा, नेशनल एवरेज से कितना ज्यादा ग्रोथ किया है। इसमें टॉप में रैंक कर रहे हैं सर कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, साउथ का ही सब है। इनका ग्रोथ रेट है कम से कम 150%, 170%।
नेशनल एवरेज से बहुत हाई। सबसे भयंकर डेवलपमेंट अगर किसी ने किया है तो वो तेलंगाना है। तेलंगाना क्योंकि न्यूली बिल्ड अप हुआ है, और न्यूली बिल्ड होके उसका तो 40 साल का टाइम पीरियड भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी तेलंगाना ने जो डेवलपमेंट किया है वो देखने लायक। 176% ग्रोथ रेट है। जीडीपी का बात कर रहा हूँ मैं, पर कैपिटा इनकम का बात कर रहा हूँ। पर इनकम पे तेलंगाना भयंकर डेवलपमेंट किया है। कर्नाटका सबसे बेस्ट है 200, और दिल्ली सबसे बने। स्टेट तो दिल्ली को नहीं बोला जाता, पर फिर भी दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो दिल्ली का इनकम का ग्रोथ रेट बहुत हाई, अप्रोक्स 218% के आसपास। मैंने जो जितना कमा था उससे कितना गुना एक्स्ट्रा कमाया। और सबसे स्लो हालत है बंगाल है क्या? बंगाल मॉडरेट है। सबसे स्लो में है बिहार। स्लो माने 1960 में इनका जो हालत था उससे भी बदतर हालत हुआ है। मणिपुर इज देयर। कारण भी समझ में आ रहा है। अब ऐसे आपस में लड़ेगा तो क्या हालत होगा। लड़ाई झगड़ा कम करे और ग्रोथ पे फोकस करे, ये हिंसा बंद करना चाहिए। मणिपुर इज देयर, बिहार इज देयर, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो देयर। उत्तर प्रदेश का भी बहुत डिटोरिएशन हुआ है। अब पता जोगी को तो अभी मिला है, ये तो अभी का केस नहीं है। 1960 से लेके अभी तक का हिसाब बताया जाए। तो मैं कहने का मैं स्टेट का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैं ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बात कर रहा हूँ कि सरकार क्या करता है। सरकार क्या करता है, चीजें लेता है, पैसा लेता है और बाद में डेवलपमेंट करता है और फिर रिटर्न देता है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलो अब जस्ट एक आइडिया दिया आपको, जिसमें मैं क्या क्या चीजें बोला। हाँ चला गया मेरा नोट्स इधर। हाँ, ट्रेजरी बिल्स। अच्छा, ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह का सबका क्या है कि सब कुछ ना डिस्काउंट में इशू किया जाता है और रिडीम करके पार पार में करते हैं। मैंने जितना दाम रहता है नॉर्मली उससे कम दाम लेता है और अल्टीमेटली आपको पार में रिडीम कर देते हैं, और अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट जो है उसके हिसाब से चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक के थ्रू से होता है, कॉमर्शियल पेपर। कुछ दिक्कत है क्या तुम लोगों को? फिर एक दूसरे को ऐसे तब से देख क्यों रहे हो? मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है किसी का। प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो सकता है, इसलिए मैं पूछा। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर बेसिकली एमएफ का क्या बोला मैं, हाई रिस्क वाला है। हाई रिटर्न विथ हाई रिस्क। कमर्शियल पेपर बड़े कंपनी में, इसके बारे में नोट्स भी लिखा के रखा एक बार। उसमें क्या होता है कि बड़ा कंपनी को इशू करता है, माने इशू तो बड़ा कंपनी के लिए नहीं करता, बट अल्टीमेटली उसका पेमेंट कोई बिग कंपनी छोड़ के दे नहीं सकता। सपोज मानो टाटा को अचानक से 100 करोड़ का जरूरत है। अब 100 करोड़ देने के लिए तो हर कोई कैपेबल नहीं है ना। तो 100 करोड़ के बदले इंटरेस्ट भी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मिलता है, 15%, 20%। तो हाई रिस्क है, किसी को 100 करोड़ देना इतना आसान चीज नहीं है, लेकिन उसी को दे सकते हो जो लायक है उसका, जिसका क्रेडिट वर्दीनेस हाई होता है, इशू भी वही करता है और पैसा भी वैसा ही दूसरा लोग लगाते हैं। उसको बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। अनदर एक चीज होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो ना, कंपनी डिपॉजिट्स, वही वाला बात है। बस इतना काफी है। चलो नेक्स्ट, लिख लिया सभी ने? अब मैं रिसीवेबल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, पेबल्स मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा। आप लोग प्लीज इसको घर पे एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, इसको घर पे ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सपोज क्या ये लोग हमारे तरह ही मतलब निकाला है क्या? डी फॉर साइज ऑफ डिस्काउंट दैट इज 6%, टी फॉर द रिडक्शन इन पेमेंट पीरियड इन डेज। हाँ, वही जो हम लोगों ने सोचा। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग कुछ चीजों का अलग अलग नामकरण करते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, जैसे मैंने टी बोल के कुछ शब्द यूज नहीं किया, डायरेक्टली गैप बोला, ये लोग टी बोला है, बट मतलब वही बोल रहा है। ठीक है, तो आप अगर उसको गैप भी बोलोगे इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है,
एक्चुअली क्या है ना, डिफरेंट ऑथर डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट किस ऑथर को फॉलो कर रहा है उसके ऊपर वो लोग नामकरण कर रहे हैं। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत जगह में देखे होंगे आई फॉर इनकम भी मानते हैं, और बहुत जगह में किसी किताब में देखोगे वाई फॉर भी इनकम मानते हैं। किसी किसी जगह में आई फॉर हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट देखते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट ऑथर डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, बट इनकम के केस में देखा गया है कि वाई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम। फिजिक्स में ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है? हाँ, वो लोग तो और भी गजब करते हैं। फिजिक्स मेरे को बहुत टफ लगता था सर, मेरे दिमाग में ऊपर जाता था फिजिक्स, सीरियसली। फिर भी केमिस्ट्री समझ जाता था, फिजिक्स समझ में नहीं आता। पता नहीं, मेरा ऐसे ही मेरा फिजिक्स का ऐसे ही बत्ती गुल था, दिमाग में ही नहीं आता था फिजिक्स। केमिस्ट्री समझ में आ जाता था, लोग उल्टा है ना हमारे। वही मैन टू मैन वेरी करते हैं। मेरे दोस्त लोगों में से जितना, जैसे मैम लोग तो टॉपर थे, ये लोग केमिस्ट्री से डरता था, ठीक है। इन लोगों का फिजिक्स बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आता था, स्पेशली लाइट वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं आता था। लाइट वाला मेरे को तो माथा में नहीं आता था, क्या ये इससे रिफ्लेक्ट करता है, वो उससे रिफ्लेक्ट करता है, ये भगवान। हाँ जी, राइट। मैं उस टाइम का बात करूं, मेरा अपना, मेरा उस टाइम में, अभी पढ़ेंगे तो समझ जाऊंगा सर, अभी मैच्योर हो गया मैं। लेकिन उस टाइम पे जैसे लगता था कि नहीं आ रहा है समझ। मुझे केमिस्ट्री में ना वो जो कोड होता था ना, ठीक है, वो जो शॉर्ट कोड होता था वो मुझे मजा आता था। हाँ, वो मुझे मजा आता था, और उसमें वो मैथ देके फिर इसके साथ इक्वेशन बनाना पड़ता था। वो मेरे को केमिस्ट्री में प्यार 6 महीने के लिए हुआ था, फिर भूल गया, वो प्यार चला गया मेरा। चलो, suppose ABC Limited has been offered credit terms from its major supplier, वही पे same to same 2/10 net 45, समझ गए आप लोग। Hence the company has the choice of paying 10 per 100 or to invest 98 for an additional 35 days and eventually pay the supplier 100 per rupees 100, माने जितना है उतना पे करो, या फिर 98 रुपीज पे करो। माने 2/10 नेट 45, मैंने क्रेडिट पीरियड कितना का है, 45 का है। Hence the company has the choice of paying ₹10 per ₹100 or invest ₹98 for an additional 35 days, माने 10 दिन में 2%, माने किसका 2%, 100 का 2%, तो 100 का 2% होने से मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, 98 इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूं तो बाकी 35 दिन में मुझे बाकी 100 का पेमेंट करना पड़ेगा। The decision as to whether the discount should be accepted depends on the opportunity cost of investing of ₹98 for 35 days. Analyze what should the company do. जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से यहाँ पर भी बोला, if the company does not avail the cash discount and pays the amount after 45 days, the implied cost of interest per annum कितना बन जाएगा, वो फॉर्मूला से पुट करो हो जाएगा। तो इसमें बता जा रहा है सर 23.5%, ठीक है। 23.5% अगर आपका होता है ना, लेट अस एज्यूम, अब यहाँ पर कुछ चीजें एज्यूम करना पड़ रहा है, देखो बोला नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट एबीसी लिमिटेड कैन इन्वेस्ट द एडिशनल कैश एंड कैन ऑब्टेन एन एनुअल रिटर्न ऑफ 25%, माने एक्स्ट्रा कैश वो इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा कितना रिटर्न कमा सकता है, 25 रिटर्न। ये क्या किया गया सर, एज्यूम किया गया। तो इफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज 10,000, द ऑल्टरनेटिव्स आर एज फॉलोज, दैट मींस पेमेंट टू सप्लायर क्या होगा, डिस्काउंट रिफ्यूज करने से क्या होगा और डिस्काउंट एक्सेप्ट करने से क्या होगा। 10,000 का अगर तुम डिस्काउंट को रिफ्यूज करते हो तो 10,000 का 10,000 ही पे करना है। लेकिन अगर तुम 2% डिस्काउंट लेते हो तो 9,800 पे करना है। नाउ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग दैट इज 9,800 बिटवीन डे 10 एंड 45 कितना होता है, 35 दिन में। तो हिसाब क्या हो जाएगा, 35/65 इंटू 9,800 इंटू 25%, माने आपने जो एक्स्ट्रा गैप फॉलो करो उसमें तुमको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, माने ये पैसा बचा के तुमको कितना रिटर्न मिल रहा है, 25% रेट में। क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% है, अगर वो पैसा मैं बचा लेता हूँ
तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं कितना कमा सकता हूँ। तो उसमें मेरा बचत हो रहा है सिर्फ 235 का। तो 10,000 टाका से 235 जाता है तो मेरा आता है सर 9,765। कितना आ रहा है? 9,765। अगर मैं डिस्काउंट को रिफ्यूज करता हूं तो मेरा 9,765 रुपये आ रहा है। लेकिन अगर मैं डिस्काउंट को एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा 9,800 आता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? डिस्काउंट लेना चाहिए कि रिफ्यूज करना चाहिए? फिर रिफ्यूज करना चाहिए, बिकॉज रिफ्यूज करके मैंने जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लिया, ठीक है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे मेरे को फायदा हुआ है। thus it is better for the company to refuse the discount as return on cash return is more than the savings on account of discount। मैंने कंपनी ने जो मेरे को 2% दिया, कंपनी ने जो मेरे को 2% डिस्काउंट दिया, उससे ज्यादा तो मैंने खुद रिटर्न कमा लिया। तो अगर मैं खुद रिटर्न कमा सकता हूं तो मैं डिस्काउंट के भरोसे क्यों जाऊंगा? ঠিক আছে, 10 একটা অ্যাজিউম করেছি এখানে আমার পেমেন্ট কত ছিল, মানে পেমেন্টের ব্যাপারে কোশ্চেনে কিছু বলেন, এই যে সিনারিওটার অ্যাজাম্পশনস, এটা যদি 10,000 কেন তুই 1,000 টাকা নিয়েও করতে পারিস। अगर 25 की जगह ये 30 होता तो क्या हिसाब होता? मेरा रेट तो ये और कम हो जाता। लेकिन अगर 25 की जगह 20% होता बढ़ गया। तो फिर ये बढ़ जाता, तो मुझे ये लेना चाहिए था, तब एडवाइस चेंज हो जाता। बेसिकली ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, यही तो मैं आपको लिखा के रखा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम साइड। हाँ, अब ये जो सिचुएशन है ये आप अपने हिसाब से बना के दो ना, इसके लिए क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा। दे भी सकता है कि आपका 10,000 का पेमेंट था तो आप क्या करते, लेकिन मैक्सिमम केस में पूछता नहीं है। आपको सीधा सीधा एक सिचुएशन को एज्यूम करके बताना। इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस में लेकर के उसमें एग्जैक्टली हाँ सर, वैसा ही। तो ये एज्यूम करके आपको एक बताना है कि ऐसा सिनेरियो, यहाँ पर 10 का एग्जांपल दिया है, अब 1,000 का ले लो, 1,00,000 का ले लो, जैसा मर्जी ले लो, इतना तो बना ही सकते हो। समझ में आया सर? ठीक है, प्लीज बाकी वाला जो चीज है ना इसको घर पे होमवर्क करिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैं समझा दिया था, फिर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन करा के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा रही। खत्म नहीं हुआ, रुको यार। टेबल मैनेजमेंट खत्म हुआ, लेकिन पढ़ाना खत्म नहीं हुआ। काश खत्म हो जाता है सर। मेरा भी शांति, आप लोगों का भी शांति। ओम शांति। जिस दिन जानोगे कि सेटिस्फाई हो गए, उस दिन से समझ लो कि तुम्हारा दिन खत्म होने का टाइम आ गया। पतन चाहिए। इंसान को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। माने सेटिस्फाई इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस कि ये जो जिंदगी का रोज का खेला है, पढ़ाई है, करियर है, इसमें सेटिस्फाई नहीं होते लोग। सेटिस्फाई हो जाएगा तो तुम रुक जाएगा। लेकिन हाँ, अपने हालात से कई बार हम लोग थोड़ा चिढ़ जाते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वो अलग चीज है। अपने हालात को स्वीकार भी करना चाहिए, वो अलग बात है। अरे कोई होता है ना कि मैं गरीब घर में क्यों जन्मा। अरे भाई, तुम गरीब घर में जन्मा है तो क्या करेगा तुम? कोई रिच घर में जन्मा है, रविन्द्रनाथ टैगोर रिच फैमिली में जन्मा था, लेकिन वो जिंदगी भर इसी अफसोस में बिता दिया कि मैं रिच फैमिली में क्यों जन्मा। टैगोर का घर कभी देख के आना, आज उसका यूनिवर्सिटी बन गया है, जा सकते हो। शांति निकेतन उसका घर नहीं है, शांति निकेतन उसका बना हुआ यूनिवर्सिटी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो घर है उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी बना दिया, उसको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय करके बोलते हैं। ठीक है, उसका गिरीश पार्क के वहां पर राम मंदिर है ना, राम मंदिर के वहां पर एक जगह, उसका नाम है, एक्चुअली नाम है जगह का जोड़ा साको, वहां पर उसका घर है। उसमें ऐसे टाइम पे तो कॉलेज चलने टाइम पे तुम ऐसे जाके विजिट कर ही सकते हो, और अगर तुम्हें पूरा देखना है तो होली के टाइम पे जाओ, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है। सर, कलकत्ता में इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी किसकी है? हाँ, नेशनल लाइब्रेरी। इस नेशनल लाइब्रेरी होता है दूसरे भी है वहाँ। नहीं सर, नेशनल लाइब्रेरी में परमिशंस नहीं है अभी। क्या मतलब हुआ? अंदर जाके अंदर जाके घूम सकते हो, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर जाने नहीं देता है, उसका कुछ रीजंस है। मैंने आजकल ऐसा हो गया है,
एक्चुअली क्या है ना, नेशनल लाइब्रेरी में बार बार हमला करने का कोशिश हो रहा है, इस चक्कर में। गए हैं क्या? गए थे क्या? हाँ जाने नहीं दिया ना? ठीक है ना, नहीं आईडी तो ऐसा मेरे पास स्लिप वगैरह है, ऑनलाइन पे दिखा है, आधार कार्ड गाड़ी में छोड़ दिए थे, तो बोला आधार कार्ड डाउनलोड नहीं, तो बोला हम फिर ऑनलाइन से आधार कार्ड डाउनलोड किए थे ना वेबसाइट में, तब दिखा, तब जाने दिया। फिर अंदर गए, अंदर जाके बोले कि हम जनरेट कंप्लेंट कंडीशन आपको बस देखना है, तो बच्चे लोग मैंने पढ़ रहा है मतलब जैसे एक्चुअली लोग कैसे पढ़ रहे हैं। अंदर जाने दिया? हाँ थोड़ा सा बस घुमाया, एकदम एंटर में नहीं, मैंने एंटर, नहीं वहाँ पर जैसे मेन मेन बुक्स जहाँ है वो सब जाने नहीं दिया। मैं तो हार्डली बिल्डिंग देख के आए। हाँ बिल्डिंग देख लिया। वही मैं बोला कि अंदर जाने देता है, बट मेन लाइब्रेरी का जो एरिया है उसके अंदर है। क्योंकि वो बस करना क्या है, कार्ड देता है और सिर्फ बुक लेना है और पढ़ना है, जमा करना है। वो लोग अंदर वो एक्चुअली वो वहां पर ऐसे ऐसे चीजें हैं भारत का, तो बिलीव भी नहीं कर सकते। ये कोलकाता म्यूजियम भी बहुत यूनिक है, और कोलकाता का जो लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी, ये भी बहुत यूनिक है। ये भारत में दूसरा कहीं नहीं है। मैंने बाकी लोग अपने अपने जगह में म्यूजियम तो बनाया है, बट ये म्यूजियम जो है ये देश के इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत वाइटल है। आरबीआई का म्यूजियम भी है। हाँ, देश का पहला आरबीआई तो कोलकाता में ही बना है। वो म्यूजियम आरबीआई, वो आरबीआई ऑफिस के साथ सटा हुआ एक कई जगह में मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं, बट वहां पर ही है। जाना चाहिए सर। अकाउंट में देखो, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? डेटर मैनेजमेंट। ठीक है, साइड में लिख सकते हो, नहीं तो बोलेगा हमें तो नहीं बोला गया कि डेटर मैनेजमेंट ही रिसीवेबल मैनेजमेंट है। एवरी फर्म हैज द ऑप्शन टू सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। However, the pressure and competition and custom forces the firm to sell goods on credit. To sell goods on, लिख लिया? As a result of credit salary, sorry, as a result of credit sales, salary board. As a result of credit sales, finished goods get converted into debtor. And there is a blockage. There is a blockage of funds for a period known as average collection period. Average collection period.
या फिर इसको बोलते हैं एसीपी। बस इतना लिखा है मैंने आपको कि हमारे देश में जो बिजनेस सिस्टम चलता है, नॉट जस्ट इन आवर सिस्टम, थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिजनेस क्रेडिट में ही होता है। आप एक प्रोडक्ट रेडी करते हो और उस प्रोडक्ट को जब B2B केस में तुम सेल करते हो तो मैक्सिमम केस में क्रेडिट में ही सेल करना पड़ता है। हर बिजनेसमैन चाहता तो है कि मेरा बिजनेस कैश में ही चले, कि अभी बनाया और कैश में बेचा, बिक गया, पैसा भी मिल गया, कितना अच्छा होता। लेकिन बड़ा बड़ा केस में बिजनेस कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता है। 80% बिजनेस बिग केस में क्रेडिट बेसिस में ही होता है। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है या फिर इंडिया में जो B2B केस में जितना बिजनेस चलता है, इसमें क्रेडिट सिस्टम इज वेरी पॉपुलर। इसका 2-3 रीजन है। एक तो कस्टमर, एक कस्टम है, प्रथा बन गया है। दूसरा, अब अगर क्रेडिट सिस्टम नहीं रहेगा ना तो न्यू बिजनेस बन नहीं पाएगा। से फॉर एग्जांपल, मानो मैं एक बड़ा बिजनेस मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। अब आप लोग बड़ा नहीं हो, अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सप्लायर बनना चाहते हो, या फिर सेल्स सेल्स का काम करना चाहते हो, मैंने मेरा ही प्रोडक्ट बेच के कमाना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें अगर थोड़ा क्रेडिट फैसिलिटी ना दूं, या फिर अगर मैं मेरा शर्त ये है कि जो मेरे को कैश में मेरे से माल खरीदेगा मैं उसी को सिर्फ बोलूंगा कि भैया ओके बेचो। लेकिन अगर मैं पूरा चीज अगर कैश में ही रख दूं तो इन दैट केस आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। आप लोग तो नया नया स्टार्ट करोगे, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रोडक्ट भी सेल होने में देरी होगा। अब मानो कि मैं तो पहले ना थोड़ा ढीठ का था, ढीठ बने, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं सोचा कि मैं मोनोपोली क्रिएट करूंगा, जो कैश में बिजनेस करेगा मैं उसी के साथ बिजनेस करूंगा, जो कैश में नहीं करेगा मैं उसके साथ नहीं करूंगा। लेकिन इन द मेन टाइम मेरा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है इसका कॉम्पिटिटर आ गया। तेज मेरे घर, मेरे दुकान के बगल में एक दूसरा और मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। अब मार्केट पकड़ने के लिए उसने पूरा क्रेडिट सिस्टम चालू किया। ऐसा क्रेडिट सिस्टम चालू किया कि तेज का प्रोडक्ट चारों तरफ सिर्फ तेज ही तेज है, मेरे को मेरा प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अगर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरा बिजनेस तो टाइट ही हो गया। अब अगर मैं इस सिस्टम को क्रैक ना करूं तो फिर तेज पूरा फैल जाएगा। अब वो अलग बात है, तेज सक्सेसफुल भी हो सकता है, तेज फेलियर भी हो सकता है। लेकिन अगर तेज सक्सेस हो गया मैं तो फेलियर हो जाऊंगा, है ना। अब तेज भी नहीं चाह रहा है कि पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम उसका चले, लेकिन उसके लिए तेज एक चीज चाहता है कि भाई मुझे भी क्रेडिट सिस्टम में आना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली मुझे भी अगर थोड़ा बनना है तो मैं भी थोड़ा क्रेडिट सिस्टम में आ जाऊंगा। अब धीरे धीरे तेज का मार्केट बन गया ना तो तेज भी क्या करेगा, धीरे धीरे उसका भी पैसा मार्केट में फैल जाएगा। तो वो भी चाहेगा कि उसका भी डिटेल जल्दी जल्दी उसको पेमेंट कर दे। अब फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, मार्केट एक एडजस्टमेंट में आ जाता है। थोड़ा क्रेडिट थोड़ा कैश, थोड़ा क्रेडिट थोड़ा कैश चलता रहता है। फिर मार्केट का एक सिस्टम बन जाता है। फिर जितना और कॉम्पिटिटर बन जाएगा और मुश्किल बढ़ेगा। कस्टमर के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी हो जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी अच्छा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज गुड अगर हर कोई समझदार है तो। भारत जैसा होने से नहीं होगा। यहाँ पर समझदार लोगों का संख्या कम है, ठीक है। ये भारत के लिए करेंटली मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी सही नहीं है। मैंने इसको ना पहले ना सीधा करना पड़ेगा डंडा मार के। जैसे आज देखो ना विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है। अब विश्वकर्मा पूजा एक पूजा का दिन है, लेकिन आज रास्ते में सिर्फ 10 साड़ी कंजाड़ी लोग हैं, जिधर देखो सिर्फ पी पा के हाँ हाँ, चल रहा है। अभी ये रास्ते में चल रहा था, क्या बके जा रहे हैं ये ड्राइवर लोग, हेल्पर लोग जो भी है। अरे भाई ड्राइवर हेल्पर कुछ खराब काम है क्या? तो तुम पूजा के दिन पूजा करो, थोड़ा शांति से रहो। नहीं पीना है, नशेड़ी बनना है, तो पूजा नशा करने की क्या था? धर्म का नाम खराब नहीं कर रहे लोग। पीना है ऐसे पियो, पूजा के नाम पे काय को पिए। हाँ ड्रिंकिंग एक हो गया। कि मेरे को हर्ट्स बोल के एक लड़का है फाउंडेशन का, मेरे को एक एस्टिमेशन दे रहा था लास्ट ईयर आसाम में विश्वकर्मा पूजा के दिन अल्कोहल का हाईएस्ट सेल्स डे था। तो विश्वकर्मा पूजा इक्वल्स टू हाईएस्ट अल्कोहलिक सेल डे। माने विश्वकर्मा भगवान जो है वो अगर जिंदा होते, ठीक है, वो सुसाइड कर लेते। मेरा एक सिंपल चीज है,
कि पूजा के नाम पे मत किया करो यार। तुमको पीना है पियो, मरो सड़ जाओ, फिर लिवर सिरोसिस से मर जाओ, लेकिन कम से कम ये धर्म का नाम को खराब मत करो। फिर दुनिया क्या बोलेगा, ये हिंदू लोग ऐसा है, ऐसे ही बोलेगा ना दुनिया। हाँ भाई, क्यों यही तो खराब लगता है मुझे। तो फिर ये हिंदू का आइडेंटिटी कैंसिल करो, बोलो कि मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। शिव जी के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। वो जो शिव जी को जो गांजा या फिर शिव जी को जो जहर जो भी दिया जाता है, इसलिए शिव जी के ऊपर सारा चीज दिया जाता है। शिव जी का सिंपल कहना है कि समाज का जितना खराब चीज है वो सब मेरे पे दे दो और आप अच्छा रहो। ठीक है, भगवान पीते इसलिए हम पियेंगे ये नहीं। शिव जी का मानना ऐसा है, शिव जी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि तुम्हारा जितना खराबी है, समाज का जितना पाप है, वो सारा पाप हम पे दे दो, बस आप सही रहो। तब बोलते हैं कि मेरा बाबा, ऐसे करके नहीं बोलते। वो अलग ही फिलोसॉफी है, लोग इसको समझता ही नहीं है। काली पूजा, काली पूजा में भी दारू, ऐसे बहुत जगह में रिचुअल्स है कि दारू भोग में लगाया जाता है। तो काली माता भी वही चीज है कि तुम त्याग करो, मुझे सब कुछ दे दो, मैं ले लूंगा, बट तुम मत किया करो। कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। लेकिन लोगों का मानना है कि भगवान पी रहे हम भी पिएंगे। माने मारो सबको, एकदम पकड़ो, सिर्फ मारो, डंडा मारो, इतना मारो ना, नाम ही भुला दो उसको। पावर करने जाते हैं, उनको सिर्फ उन लोग का पीला वस्त्र पहन जाते हैं। वो लोग को पूरा शरीर को कुछ के लोग मतलब बस लोग है, और यहाँ पे ब्रिज पा लेना वो लोग उस गांजा में छुपा लेना। वही वही तो बोल रहा हूँ ना सर, कि इस तरह से एक एक धार्मिक सिस्टम को गंदा कर रहा है। और करंट पॉलिटिकल सिस्टम स्पेशली वेस्ट बंगाल में मैं देखा, कम्युनिस्ट पार्टी जो जब थे, ये तो भगवान भगवान कुछ नहीं मानते। मैंने ये बेसिकली दे आर नास्तिक। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट ही नास्तिक वाला है। तो इनका मानना है कि ये जितना भी पूजा वगैरह है इसको फेस्टिव में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो दे जस्ट सेड दैट कि दीज आर ऑल फेस्टिवल्स, दुर्गा फेस्टिवल्स, पूजा नहीं है। कम्युनिस्ट लोग बंगाल में ही कल्चर पैदा किया। आप जो दुर्गा पूजा देखोगे, कहीं पर भी तुमको पूजा का फीलिंग नहीं आएगा। यू जस्ट हैव फीलिंग्स लाइक अ फेस्टिव्स, नाचो गाओ खाओ, पूजा कहीं नहीं। नवरात्र का मतलब भाड़ में गया नवरात्र, सीरियसली। किसका कितना बड़ा पेंडल्स है, ठीक है, किसके पंडल में कितना ज्यादा भीड़ जमा हुआ है। पूजा के नाम पे कुछ नहीं है। पूजा माने त्याग होता है, शरीर का शुद्धि होता है, तब वो पूजा होता है। यहाँ पर कुछ पूजा वूजा कुछ नहीं होता। हाँ, देखना है जाओ, एंटरटेनमेंट है, इट्स ओके। भगवान के नाम पे बस कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट सकता है। दैट्स अ हार्डकोर ट्रूथ। हाँ हाँ, वो जहां से बिलोंग करता है, श्रीभूमि, जो कोलकाता का सबसे रिच पूजा माना जाता है, वन ऑफ दी। इसमें वो भगवान को हार पहना जाता है और बड़े बड़े ज्वेलरी कंपनीज उसको शोकेस करता है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट, भगवान के नाम पे एडवर्टाइजमेंट। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस समाज का कुछ नहीं होगा। तुमको क्या लगता है, नेकलेस देखा? चलो चलो, एक क्वेश्चन करके छोड़ेंगे, फटाफट करो। लेट अस लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर्स। तब बात करते ना मेरा माथा गर्म हो जाता है। ठीक है भाई, तुमको पीना है पियो, अपने घर में पियो, मैं मना थोड़ी करूंगा। सरकार पीने का पूरा परमिशन देके रखा है। पूजा का मतलब तू खराब करके। जनरेशन क्या सीखेगा, दूसरे देश का लोग क्या सीखेगा।
क्रेडिट सेल्स सीआर डॉट माने क्रेडिट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 720 lakhs. Number of days in a year 360. Therefore credit sales per day कितना होगा रे 720 by 360 2 lakhs है ना. एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 days. एवरेज डेटर कितना हो जाएगा. एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर 40 दिन का है तो एवरेज डेटर कितना हो जाएगा. टू इंटू 40 है ना. कितना होगा सर. टोटल 80 लाख का मेरा एवरेज डेटर हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंडिंग्स 10% पर annum. Therefore cost of funding 10% per annum. Therefore annual cost of funding कितना होगा. Annual cost of funding अगर 10% पर annum cost of funding है तो annual cost funding का कितना पड़ेगा 8 lakhs. कैसे आया. Annual cost of funding debtor 10% of 80 lakhs इक्वल्स टू कितना होता है 8 लाख. क्यों किया. डेटर का जो पैसा मेरा फंसा हुआ है वो पैसा अगर मेरे पास होता और अगर मैं किसी जगह में उसको 1 साल के लिए रखता तो मेरे को कितना मिलता 8 लाख एक्स्ट्रा मिलता. इसका मतलब अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब मैं 8 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा मैंने फंडिंग कॉस्ट है ना. तो वही चीज बोल रहे हैं सर. देयरफॉर एनुअल कॉस्ट ऑफ annual cost of funding debtor equals to 10% of 80 lakh that is 8 lakhs है ना. Of course we could have done this इस तरह से भी कर सकते थे. 10% of 720 क्या था मेरा क्रेडिट सेल्स है ना. और ऐसे करके भी निकाल सकते थे. मेरा एवरेज कलेक्शन 40 दिन का है और टोटल 360 दिन का पीरियड है. तो 10% ऑफ 720 इंटू 40 बाई 360 करो कितना आता है देखो. सेम चीज है. जो 8 लाख हम लोग वैसा करके निकाले वो ऐसा करके फॉर्मूला वाइज भी निकलते हैं. बहुत जगह में तुम ऐसे सिस्टम भी देखोगे. कॉन्सेप्ट क्लियर रखना सर. तो मेरा कहने का मतलब है ये आज रिसीवेबल मैनेजमेंट खत्म नहीं हुआ. इसमें और भी चीज चर्चा बाकी है. इस वीक में एक्स्ट्रा क्लास रहेगा उसमें रिसीवेबल मैनेजमेंट खत्म करूंगा. ठीक है. आज इतना ही जाओ. पेबल से कुछ होमवर्क प्लीज करके लाना. ठीक है. नोट्स मेरे से एक बार कलेक्ट कर लेना जिनके पास किए. हाँ ऑब्वियसली पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड इनकम. तुम्हारे स्टेट का कितना है 17 17 नंबर में है. अरुणाचल का. वेस्ट बंगाल का कितना है. हाँ इसका मतलब अरुणाचल का पर हेड इनकम ज्यादा है वेस्ट बंगाल से. नहीं सर एक्चुअली तुम्हारा बात सही है बट एक्चुअली वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम दूसरा है. ऐसे वेस्ट बंगाल इंडिया का थर्ड हाईएस्ट जीडीपी क्रिएटर है सर. ठीक है. लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का भीड़ इतना ज्यादा है जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
तो पर हेड लेवल में यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट कर रहा है। यहाँ पर तुमको बहुत रिच भी मिलेगा और बहुत गरीब भी दिख जाएगा। तुम्हारे अरुणाचल में ऐसा नहीं है, तुम्हारे अरुणाचल में गरीब लोग नहीं है उस तरह से, गरीब इतना नहीं मिलेगा तुमको, सबके पास एक एवरेज इनकम तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और कॉम्पिटिटिवली अरुणाचल का डेवलपमेंट है, और मैं तुमको लिख के देता हूं अगला 10-20 ईयर्स में अरुणाचल का जो ग्रोथ होगा वो पहाड़ी स्टेट्स में से वन ऑफ द बेस्ट होगा, लिख के रख लो। बाय सर, थैंक यू सर। सर हमको लास्ट कुछ क्लासेस का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना। ओके सर, तुम मेरे को बोला था, मैं भेजूंगा सर, अपडेट करके मैं भेजता हूँ, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।